नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और एक ब इकाई 1 ब मूल्यांकन आपका पूरा हो चुका है, यूनिट टेस्ट 1B। और बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था। मैंने तो स्वयं देखा था, बहुत ही प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा था। और आप लोगों की जो प्रतिक्रिया आई व्हाट्सएप पर, आप लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा पेपर बना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आप सभी बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी ही परीक्षा परिणाम आपके सामने होगा और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आप सभी बहुत अच्छा किए हैं और आप सभी का बहुत बढ़िया नंबर आने वाला है। मैंने देखा भी है, बहुत बढ़िया नंबर है आप सभी का, आप सबको बधाई। दूसरी बात यह है बच्चों कि आप लोगों को व्हाट्सएप पर हम लोगों ने एक डेट, एक दिनांक भेजा है कि इस दिन आपकी कॉपी भी जमा होगी और इस दिन आपको जो परियोजना कार्य दिया गया है, जिसे हम प्रोजेक्ट कहते हैं, वो भी आपको जमा करना है। तो आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप एक एक दिन भी अपना काम करेंगे हिंदी को लेकर के, तो 2-4 दिनों में आप बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, परियोजना कार्य बना सकते हैं। और अगर आपकी कॉपी पूरी नहीं हुई है तो आप उसे पूरी कर सकते हैं, इतना मुझे पूरा भरोसा है। वैसे तो मैं ये जानता हूँ कि आप सभी कॉपी बना रहे हैं और अब सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना ही बाकी रह गया होगा। लेकिन अगर आप कॉपी नहीं बना रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैंने आपको पहले से ही कहा है कि आप अपनी कॉपी तैयार रखिए, क्योंकि कॉपी पर हम सभी नंबर देते हैं। 5 नंबर कॉपी पे मिलता है बच्चों, पूरा पूरा 5 नंबर मिलता है अगर आपकी कॉपी अच्छी है, सब कुछ लिखा हुआ है। सोचिए, 5 नंबर प्राप्त करने के लिए आप कितना मेहनत करते हैं, याद करते हैं, परीक्षा देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपकी कॉपी अच्छी है, आप सब कुछ अच्छा लिखे हैं, तो 5 नंबर आपको मिलेगा। फिर रही प्रोजेक्ट की बात, 5 नंबर का प्रोजेक्ट है। अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, है ना, जिन चीज़ों की आपसे उम्मीद की जाती है 10वीं में पहुंचने के बाद, अगर उस स्तर का प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो सोचिए कि 10 नंबर आपको इस तरह से मिल रहा है कि आप घर बैठे थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो आपको 10 में 10 नंबर तक मिल सकते हैं। मैंने दिया है 10 में 10 नंबर, क्योंकि बच्चे बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो अभी हम अपने विषय पे आए, इससे पहले हम आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, मैं थोड़ा समय आपका और लूँगा। जैसा कि प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, आप उस प्रोजेक्ट को बहुत ही ध्यान से समझिए। कुछ नहीं, कोरोना का जो प्रभाव है मानव जाति पर, पर्यावरण पर, उस पर आपको 4 पन्ने में एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, A4 साइज पेपर में। और उसमें कोरोना का मानव जाति पर, पर्यावरण पर, लोगों पर, पूरी दुनिया पर किस तरह का असर दिखाई दे रहा है, उसे आप बहुत अच्छे शब्दों में लिखेंगे। फिर आप जो लिख रहे हैं उसके समर्थन में यदि आपके पास कुछ फोटो हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि नदियां एकदम साफ हो गई, तो उसके समर्थन में यदि कोई फोटो है अखबारों से काटा हुआ या गूगल से डाउनलोड किया हुआ, तो आप उसे लगाएंगे वहाँ पे। इसमें आपको बहुत पैसा रुपया खर्च नहीं करना है बच्चों, सिर्फ यही कि 4 सादे पन्ने आपको लेने हैं। आपके पास कागज़ कलम है, एक पहला पेज मैंने उसका प्रारूप आपको भेजा हुआ है, पहला पन्ना करके परियोजना कार्य, नाम, वर्ग, कक्षा, है ना, परियोजना का शीर्षक और अंक, प्राप्तांक, ऐसा करके मैंने पहला पन्ना भी आपको भेजा है। आप व्हाट्सएप में पीछे जाइए तो आपको मिल जाएगा। उस तरह से पहला पन्ना बनाइए, अच्छा आउटलाइन बनाइए, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए, 2-4 फोटो चिपकाइए और कम से कम 4 पन्ने का आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जब आप प्रोजेक्ट जमा करेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। और ये प्रोजेक्ट आप अपनी कॉपी के साथ, कॉपी को ऐसे खोलिए, बीच में अपना प्रोजेक्ट डालिए, कॉपी को बंद करिए और जमा कर दीजिए। समझे आप? आपका A4 साइज का पेपर होगा और आप कॉपी भी तैयार कर लेंगे। तो कॉपी को खोलिए, कॉपी में अपना प्रोजेक्ट डालिए, ऐसे बंद करिए और कॉपी और प्रोजेक्ट दोनों ही जिस दिन जमा करना है उस दिन आप जमा करेंगे।
तो मेरी बात अब यहीं पर प्रोजेक्ट और कॉपी को लेकर जो मैंने आपको बताना था मैंने आपको बता दिया। इस पर आप बहुत गंभीरता से विचार करिए। अब आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं कि अब पाठ्यक्रम में हमें आगे क्या करना है। हमारा जो पाठ्यक्रम है बच्चों, उसमें बहुत सारे भाग हटा दिए गए हैं और इसकी जानकारी मैं आपको अलग से दे दूंगा। तो हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। मेरे ख्याल से अब कुछ ही पाठ शेष रह गए हैं, हम लोगों का पाठ्यक्रम लगभग तैयार हो जाएगा। तो अब मैंने अपना रुख व्याकरण की ओर किया है और व्याकरण में जो चीज़ें मुझसे छूटी हुई थी उनमें सबसे पहला चीज़ है वो है रस विधान। आज हम इसे पढ़ेंगे। तो पहले हम ये रस विधान बहुत बड़ा चैप्टर है और इसे बहुत गंभीरता से और बहुत गहराई से हमें समझना है बच्चों। तो इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि हम ये समझेंगे कि रस क्या है, रस के अवयव कौन से हैं, रस के अंग कौन से हैं, रस किस तरह से लोगों पर प्रभाव डालता है, रस का प्रभाव तुरंत दिखता है और लंबे समय तक किस तरह दिखता है, क्या सचमुच रस एक ऐसा प्रभावकारी चीज़ है जो मनुष्य को विचलित तक कर देता है, क्या ताकत है रस की, इस पर हम बातचीत करेंगे। फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि रस का असर मनुष्य पर होता है, तो क्या उन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है या फिर रस को सिर्फ स्पर्श करके और आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है, या हमें कुछ इस तरह से पढ़ने की ज़रूरत है कि परीक्षा में आने वाले सवालों को हम हल कर सकें, सिर्फ इतनी जानकारी हम ले लें, या फिर थोड़ा गहराई से अध्ययन करें कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को भी हल कर सकें। और सामान्य तौर पर जब हिंदी के छात्र के रूप में हम किसी से बात करें तो हमें कम से कम इस बात की जानकारी हो कि अगर रस पर बातचीत चल रही है तो रस क्या होता है। तो इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मैंने जो एक प्रारूप बनाया है रस पढ़ने का, उसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि रस क्या है। ठीक है, रस कैसे उत्पन्न होता है, इस प्रक्रिया पर भी हम बातचीत करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मनुष्य के जीवन में कितने तरह के प्रमुख रस हुआ करते हैं जिसका हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही आराम से, वो एकदम तुरंत वो उस रस का प्रभाव दिखता है, तो हम वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रस अगर लंबे समय तक असर रखता है तो उसे हम क्या कहते हैं। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रस के अंग क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी बाहरी चीज़ें, कौन कौन सी अंदरूनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रस पर असर डालती हैं। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा रस मनुष्य पर अभी तारी है, कौन सा रस जो है वो मनुष्य पर अभी प्रभावी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम इस तरह की बात करने के बाद, रस के लगभग सभी अंगों को समझने के बाद, है ना, फिर हम अभ्यास पर आएंगे। तो बच्चों, आप सभी बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि रस 1 और 2 भाग में संपन्न होने वाला नहीं है। रस को पढ़ने के लिए कम से कम हमें 3 से 4 पीरियड की ज़रूरत है। अगर आप कहें तो रस को बहुत ही संक्षेप में हम 1 पीरियड में भी समझ सकते हैं। सिर्फ 1 पीरियड में मैं बता दूंगा कि रस 9 प्रकार के होते हैं, उसमें 2 और जोड़ दिए गए हैं। उसका ये स्थायी भाव होता है और रस के ये अंग होते हैं, ये अवयव होते हैं, है ना, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, इस तरह का कुछ विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव और उद्दीपन, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा और बोलूँगा कि आप रस के उदाहरण खुद ढूंढ लीजिएगा। तो ये पढ़ना नहीं हुआ, हम किसी हड़बड़ी में नहीं हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे ढंग से रस को पढ़ा जाए, ताकि एक भी प्रश्न परीक्षा में, मान लीजिए कि अगर हमें बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ी, मान लीजिए कि अर्धवार्षिक तो हम खुद पेपर बना रहे हैं और हम लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन वार्षिक परीक्षा अगर देने के लिए हमें बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ी या बाहर से बनकर पेपर आया, तो
तो हमें उसके लिए कमर कस के तैयार रहना होगा और ऐसी तैयारी करनी होगी कि एक भी प्रश्न, रस से आया हुआ एक भी प्रश्न हमसे न छूटे। ठीक है। इसके बाद फिर पद परिचय जो आपके व्याकरण का हिस्सा है वो भी बहुत बड़ा भाग है। पद परिचय को आप ये कह सकते हैं कि अपने आप में पद परिचय जो होता है बच्चों, वो संपूर्ण व्याकरण होता है। कोई एक चीज नहीं है पद परिचय। पद परिचय संपूर्ण व्याकरण है। तो ठीक है, हम लोगों ने बहुत बात कर ली और हमने ये जान लिया कि अब हमें आगे किस तरह से पढ़ाई करना है। तो चलिए अब हम लोग मूल मुद्दे पे आते हैं, और वह मुद्दा है कि रस क्या है। रस क्या है ये समझने से पहले बच्चों, मैं आपको चाहता हूं कि आप कुछ चित्र देखें। ये कुछ चित्र हैं जो मैंने डाउनलोड किया है आपको दिखाने के लिए कि आप इसको देखेंगे। ये चित्र आपके सामने कुछ देर ठहरेगा, तो आपसे मेरी ये विनती है कि आप इस चित्र को देखकर समझिए कि आप इस चित्र को देख रहे हैं तो आपके भीतर कैसी भावनाएं आ रही हैं। जैसे आप अगर कोई एक चित्र देखे तो आपके मन में क्या आया उस चित्र को देख करके। तो ज्यादा नहीं, मैं सभी रसों से संबंधित चित्र आपको नहीं दे रहा हूं। कुछ चित्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसको आप देखकर समझने की कोशिश करिए कि इस चित्र से हमारे भीतर जो भावनाएं, तुरंत जो भावनाएं बन रही हैं वो क्या है। ठीक है। ये मैं टेस्ट, एक क्रिया आपसे करा रहा हूं। बगल में एक कागज रख लीजिए, एक पेन और पेंसिल रख लीजिए। आप चित्र देखिए। आपके भीतर जो, जैसे आपने दो लोगों को लड़ते हुए देखा, तो महारानी लक्ष्मीबाई का मान लीजिए आपने चित्र देखा और उन्हें युद्ध में तलवार चलाते हुए देखा, तो आपके भीतर क्या भावनाएं आई? वीरता की भावना आई? कैसी भावना आई? कैसा आपको देशभक्ति लगने लगा कि हम बिल्कुल वीर हैं, जवान हैं और हम कुछ भी कर देंगे। तो उस भावना को एक लाइन में लिख लीजिए। जो आप लिखेंगे ना वही रस है। जो आप किताब में लिखेंगे अपनी भावनाओं को कि इस चित्र को देखकर मुझे ऐसा लगा, ये भावना मेरे भीतर आई, वही रस है। ये चित्र आपको समझा देगा कि रस क्या है। देखिए, देखे तो ये जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, उस चित्र को देखकर जो आपकी भावनाएं बनी और जो आपने समझा, वही रस है। ऐसा मैंने पहले भी आपसे बताया। आप इस चित्र को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कि ये जो मैं चित्र देख रहा हूं इसके हिसाब से मेरी भावनाएं न बने। अगर मैं किसी को रोते हुए देख रहा हूं तो मुझे हंसी आ गई,
ऐसा नहीं हो सकता। या आप किसी जोकर को देख रहे हैं तो आप रोने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप जोकर को जोक करते हुए देख रहे हैं तो आपको हंसी आएगी, और आप किसी बच्चे को रोते हुए देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भले न रोएं, लेकिन आपको ये लगेगा कि अरे ये रो क्यों रहा है। आप हंसेंगे नहीं, हा 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 करके आप हंसेंगे नहीं। तो जो चीज आपको बच्चे की रोती हुई तस्वीर देखकर हंसने से रोकती है वही रस है। हमको पता नहीं लगता कि हमारे ऊपर रस प्रभावी है, लेकिन रस अपना काम करता है। जोकर को जोक करते हुए देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं, ये रस की ही ताकत है। उस समय आप रो नहीं सकते, समझ रहे हैं आप? तो यही रस है। तो रस की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो कहा जाता है रस कविता की आत्मा है। रस काव्य की आत्मा है। और एक बहुत बड़े विद्वान ने रस को बिल्कुल एक श्लोक की एक पंक्ति में परिभाषित कर दिया है, जिसे मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर पहले से ही लिख के रखा हुआ है, जिसका अर्थ मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, लिखा हुआ है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम मतलब वाक्य तो वाक्य है। वाक्य क्या है ये तो हमने वाक्य विचार में पढ़ लिया है। वाक्य तो वाक्य है, लेकिन वाक्य जब रस को धारण कर लेता है, वाक्य जब रस को धारण कर लेता है और वाक्य से रसों की बरसात होने लगती है, तो वही कविता का जन्म हो जाता है। ठीक है, कि वह वाक्य जो रसों से भरा हुआ है वही कविता है। ठीक है, तो काव्य में रस भरा हुआ होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रस सिर्फ कविता में है? क्या रस गद्य में नहीं है? क्या रस एकांकी में नहीं है? क्या रस नाटक में नहीं है? या क्या रस हम जिन चीजों को देखते हैं उसमें नहीं है? क्या सिर्फ कविता में है? तो यहां पर जब कहा जा रहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य जब रस को धारण कर लेता है तो वह काव्य में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर वाक्य का अर्थ बहुत बड़ा है। वह वाक्य का अर्थ क्या बड़ा है कि यह वाक्य नाटक भी है, नाटकों में कहे गए संवाद भी है। यह वाक्य दृश्य विधान भी है, हमें कोई चीज दिख रहा है वह भी वाक्य है ना। हम कुछ सुन रहे हैं वह भी वाक्य के उच्चारण के रूप में सुन रहे हैं, है ना। हम कुछ देख रहे हैं, वहां से कुछ ध्वनियां आ रही हैं, उन ध्वनियों का भी एक अर्थ है और उसे भी हम वाक्य कह रहे हैं। तो जब ये वाक्य रसों से भरपूर हो जाता है, मतलब रसों से भरपूर होने का मतलब क्या? आप पर असर डालने लायक हो जाता है। समझ रहे हैं आप? मतलब आप जिन चीजों को देखकर अपने ऊपर उसका प्रभाव महसूस करने लगते हैं, है ना, तो वही कविता जन्म ले लेती है। सारा चीज काव्यात्मक हो जाता है। नहीं समझे मेरी बात को? देखिए, कविता जन्म लेने का मतलब क्या? कविता के जन्म लेने का मतलब यह है कि सब कुछ काव्यमय हो जाता है। हम भावुकता से भरने लगते हैं। यही रस का प्रभाव है और यही रस है। रस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप देखें, छुएं या अपनी इंद्रियों से महसूस करें। रस मन के भीतर उठने वाला उद्गार है। इंद्रियां उसे प्रकट करती हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे हमको किसी ने स्पर्श किया तो हमारी इंद्रियां बता देंगे कि हमको किसी ने स्पर्श किया, लेकिन उस स्पर्श के बाद हमारे भीतर जो प्रतिक्रिया उठती है वो कहीं ना कहीं रस है। समझ रहे हैं आप? तो क्या कहा जा सकता है कि रस कविता की आत्मा है, काव्य की आत्मा है, जो काव्य को जीवित कर देती है। काव्य को जीवित कैसे कर देती है? अब इसका अर्थ क्या हुआ कि रस काव्य की आत्मा है और काव्य को जीवित कर देती है। देखिए,
काव्य के जीवित होने का असर ये है, मतलब ये है कि काव्य जीवित तब, कविता जीवित तब कहलाएगी जब उसका आप पर असर हो। मान लीजिए कि आपको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, फिर आपके सामने मैं कितना भी गीत गाऊं, आपको उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या मान लीजिए आपको सुनाई देता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो ध्वनि आप तक नहीं पहुंच रही। हमारे बीच में एक शीशे की दीवार है, तो जब आप देखेंगे तो आपको मेरा मुंह सिर्फ चलता हुआ दिखाई देगा, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो क्या आपको मेरे द्वारा कही गई बात का आप पर असर होगा? नहीं होगा। तो यह एक ऐसा काव्य है जो जीवित नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं बोलने लगूंगा और आप सुनने लगेंगे और मेरे बोलने का असर आप पर होने लगेगा, वहीं पर वह बात जीवित हो उठती है, जान आ जाती है उस बात में, वह बात जीवित हो जाती है, उसका सीधे सीधे आप पर असर दिखाई देने लगता है। यही रस है। अब आप एक फर्ज करिए कि आप सिनेमा देखकर निकल रहे हैं। आप सिनेमा देख, हालांकि इस कोरोना काल में, कोरोना के समय में अब सिनेमा घर लगभग भूलने से लगे हैं, लेकिन आप याद करिए कि जब परिस्थितियां अच्छी थीं और आप कभी फिल्म देखने गए थे, तो जब आप 2 घंटे के लिए थिएटर में बैठते होंगे तो आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, और अगर पर्दे पर हंसने का दृश्य आता है तो आप हंसते हैं, रोने का दृश्य आता है तो आप दूसरों से नजरें बचा करके रोते हैं, है ना। और कभी क्रोध से भरा हुआ दृश्य आता है तो आपको पूरा गुस्सा भी आता है। फिर विदूषक आकर, जोकर आकर कोई ऐसी कॉमेडी करता है तो आप हंसते हैं। तो आप उस 2 घंटे तक जीवित कविता के संपर्क में है। वह बात, वह दृश्य, वह ध्वनि, सब कुछ वहां जीवित है। उसका आप पर उसी तरह असर हो रहा है जिस तरह किसी जीवित चीज का असर होता है, ठीक है। तो रस संवाद को, काव्य को, भाव को जीवित कर देता है, आपके सामने लाकर रख देता है। समझ गए बच्चों? मुझे लगता है कि मैं काफी गंभीर बात कर रहा हूं ना। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सर क्या जीवित वाक्य, काव्य, कविता सब कह रहे हैं। इसको बहुत आसानी से इस तरह से समझिए बच्चों कि जब हम किसी दृश्य को देखते हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब हम किसी दृश्य को देखते हैं, किसी बात को सुनते हैं, ठीक है, जब हम किसी दृश्य को देखते हैं, किसी ध्वनि को या किसी बात को सुनते हैं, जब हम किसी पंक्ति को पढ़ते हैं, मतलब आंखों से काम लेते हैं पढ़ने का, तो उसमें, उस दृश्य में, उस ध्वनि में, उस पंक्ति में जो भाव होता है उसका असर हम पर होने लगता है। तो हमें लगता है कि ये असर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे किसी जीवित चीज का असर हमारे ऊपर होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रस कविता की आत्मा है। आत्मा अगर किसी चीज में है तो वो जीवित है, और आत्मा अगर निकल गई तो वो चीज क्या हो जाएगी? मृत हो जाएगी। ठीक इसी तरह दृश्य हम देखे, उसका हमारे ऊपर असर हुआ, मतलब कि उसमें रस है और वह दृश्य जीवित है। हमने किसी पंक्ति को सुना, किसी संगीत को सुना, किसी गाने को सुना, यदि कोई हमें डांट रहा है तो उसे भी हमने सुना। तो जब कोई मधुर संगीत आ रहा है तो हमारी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग है, जब कोई डांट रहा है तो हमारी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग है। तो वो जो ध्वनि है जो हमारे कानों तक पहुंच रही है, उस ध्वनि में भी जान है, और वो जान क्या है? रस है। तो उस ध्वनि की आत्मा क्या हुई? रस। ठीक। अब मान लीजिए हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, ऐसा मेरे पास एक किताब है, मैं पढ़ रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए आप
व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ते हैं, कैसे करते हैं आप? छी है मतलब आप जो पढ़ते हैं वो आपके चेहरे से दिखना शुरू हो जाता है। तो जो लिपि है, जो वाक्य है, जो लिखा हुआ है, वह भी हमारे ऊपर असर डाल रहा है, और वह जो असर डाल रहा है उसका कारण जो है वह रस है, और वह हम पर जीवित सा असर कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, या कहा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जब वाक्य रस से भर जाते हैं तो उसका असर होने लगता है और सब कुछ काव्यमय हो जाता है। काव्यमय मतलब हमारे ऊपर उसका असर दिखाई देता है। तो कविता की आत्मा है ना, या अब यहाँ कविता में आप नाटक कविता से नाटक को अलग नहीं कर सकते। पोएटिक बोलते हैं ना कि ये फिल्म बहुत काव्यात्मक है, पोएटिक है। तो पोएटिक है तो इसका मतलब क्या हुआ? वह काव्य है। जैसे कहते हैं ना कि अरे यार मैं वो फिल्म देख के आया, एकदम लगता है जैसे कि जैसे लगता है पोएटिक है, जैसे उसमें यार काव्यात्मकता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं काव्यात्मकता है। आप उस फिल्म को जरूर देखिए, काव्यात्मकता है। अरे फला नाटक में थिएटर में देखने गया था, उस नाटक में एक अजीब सी काव्यात्मकता है। वह काव्यात्मकता क्या है? तो काव्य से आप साहित्य को अलग नहीं कर सकते। काव्य का जो परिक्षेत्र है वह बहुत बड़ा है। इसीलिए कहा जाता है कि जब वाक्य रस को धारण कर लेता है तो उसकी पदोन्नति हो जाती है ना, और वह काव्यमय हो जाता है। तो बच्चों इसे ही रस कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए एक नंबर का प्रश्न पूछा जाए, रस किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं? चलिए आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि रस किसे कहते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप लोगों को क्या समझ में आया। मैंने इतनी सारी बातें बताई आपको रस के संदर्भ में कि रस किसे कहते हैं। क्या आप लोगों में से कोई भी बच्चा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएगा कि रस किसे कहते हैं? मैं पढ़ता हूं, चलिए बताइए। देखिए मैं बताता हूं। रस काव्य की आत्मा है। पहली पंक्ति ध्यान से सुनिए, मत लिखिए, जाने दीजिए, सुनिए आप मेरी बात। रस काव्य की आत्मा है। किसी कविता को पढ़ने से, किसी दृश्य को देखने से, किसी ध्वनि को सुनने से, किसी पंक्ति को पढ़ने से, है ना, हमारे भीतर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, वह वे भावनाएं ही रस कहलाती हैं। ठीक, एक नंबर का प्रश्न और पूरा नंबर पाने का उत्तर। रस कविता की आत्मा है। किसी दृश्य को देखने से, किसी पंक्ति को पढ़ने से, किसी ध्वनि को सुनने से हमारे भीतर जो अनुभूति होती है, अनुभूति बहुत गहरी चीज होती है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं बच्चों, तो हमें किसी घटना को देखते हैं तो हमें उसका अनुभव होता है। लेकिन वह अनुभव जब हमारे हृदय में उतर जाता है और हम कई दिनों तक उसके बारे में सोचते विचारते रहते हैं, तो उसे कहते हैं अनुभूति। तो वही किसी दृश्य को देखने से, किसी ध्वनि को सुनने से, किसी पंक्ति को पढ़ने से हमारे भीतर जो अनुभूति उत्पन्न होती है, वही अनुभूति रस है। ठीक है, समझ में आ गया बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? तो रस की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब देखिए, परिभाषा से ही यह स्पष्ट है, पहली बात कि रस काव्य की आत्मा है। दूसरी बात कि रस हमारे भीतर उत्पन्न होता है। तीसरी बात, रस अनुभूतियों से उत्पन्न होता है। चौथी बात कि रस किसी वस्तु को देखने से भी उत्पन्न होता है।
किसी ध्वनि को सुनने से भी उत्पन्न होता है और किसी चीज को पढ़ने से भी उत्पन्न होता है। तो फिर यहाँ पर ये बात ही खत्म हो जाती है कि हम कविता पढ़ रहे हैं, कि कहानी पढ़ रहे हैं, कि निबंध पढ़ रहे हैं, कि उपन्यास पढ़ रहे हैं, कि क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ने से, देखने से, सुनने से, अब इसको और संक्षेप कर दिया मैं, पढ़ने से, देखने से, सुनने से हमारे भीतर जो अनुभूति उत्पन्न होती है, हम जिन भावनाओं को महसूस करने लगते हैं, हम जिन भावनाओं के सागर में डूबने उतराने लगते हैं, उन्हीं भावनाओं को रस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कुछ उदाहरण। मान लीजिए कि आप घर से तैयार होकर के निकले, ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जबरदस्त चीज बता रहा हूं। आप घर से तैयार होकर खूब अच्छे से निकले, ला 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 ला, शीशे के सामने खड़े हो गए, एकदम खूब अच्छा कंघी वंघी किए और अपना एकदम बढ़िया खुशबू खुशबू लगाए और आप सभी एकदम बिल्कुल वेल अप टू डेट तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए। ठीक है, तो उस समय आपके भीतर सजने संवरने का जो गुण है, आप बहुत खुश हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि मेरा कोई इंतजार कर रहा है, मुझे बहुत अच्छे से उसके सामने जाना चाहिए। वो जो रस है, वो एक अनुभूति है आपके भीतर। आप खूब सज रहे हैं, संवर रहे हैं, आईने में अपने आप को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, या अगर कोई बालिका है तो वो देख रही है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, ओ मेरा ये बाल यहाँ से ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ओह मैं ये मेरे गाल पे ये क्या लग गया, ये सारी तमाम बातें। उस समय आपकी भावनाएं एकदम उमड़ घुमड़ रही हैं, तो वो जो भावना उत्पन्न होती है वह है श्रृंगार। उसे कहते हैं श्रृंगार। तो जो हिंदी साहित्य और जो व्याकरणाचार्य हैं, व्याकरणविद हैं, उन्होंने इन भावनाओं को मूलतः 9 भागों में बांटा है बच्चों। 9 प्रकार के मनुष्य के मनोभावों की पहचान की गई है। बहुत ही अथक परिश्रम से कोटियां निर्धारित करके हमने अंततः ये निर्धारित किया कि 9 तरह के भाव होते हैं। तो आप जब तैयार हो रहे थे, आपके भीतर यदि किसी की याद है कि मुझे कहीं जाना है, कोई मेरे सामने आने वाला है जो मुझे देखते ही आकर्षित हो जाए, इस तरह की भावनाएं अगर आपके भीतर आ रही हैं तो वो श्रृंगार है। फर्ज करिए आप बाहर गए और अचानक आपने दरवाजा खोला, आपने देखा कि एक दुबली पतली सी मरियल सी औरत, फटी सी साड़ी पहने हुए, एकदम बिखरे हुए बाल, है ना, और भूख, लग रहा है कि उसके चेहरे पर भूख का तांडव हो रहा है, भूख नाच रही है, और उसके साथ गोदी में एक छोटा सा बच्चा है ना, जो बिल्कुल दुबला पतला कृशकाय दिख रहा है, उसके आंख से आंसू गिर रहा है, वो किसी चीज की जिद कर रहा है अपनी माँ से, है ना, और उसको चुप करा रही है। और एक और छोटा बच्चा बगल में कटोरी लेकर उसके बगल में खड़ा है, वह भी फटा चिथड़ा पहना हुआ है, उसका एक बाह फटा हुआ है, ऐसा निकला हुआ है, और गंजी भी उसकी फटी हुई दिख रही है, और उसके पैर में चप्पल भी नहीं है, उसके पैर में बीवाइयाँ फटी हुई हैं। तीनों ही अत्यंत दुबले पतले कृशिकाय दिख रहे हैं, और जैसे ही आपके सामने आते हैं आप अवाक रह जाते हैं। आपके ऊपर जो श्रृंगार का रस प्रभावी था वो गायब हो जाता है, और आप अवाक होकर उन तीनों को देखने लगते हैं कि हे माने ये क्या, कौन सा दृश्य है, इनकी स्थिति ऐसी क्यों है, क्या ये कई दिनों से खाए नहीं है, तीनों की आंखों में आंसू क्यों दिखाई दे रहा है, ये जो बच्चा साथ में है इसे तो पढ़ना चाहिए, भीख क्यों मांग रहा है, ये जो गोदी में बच्चा है वो कितने दिनों से कुछ खाया नहीं है, और मां के चेहरे पर ये दर्द क्यों है। तुरंत आपका दिमाग बदल जाएगा, आप एकदम शौक में चले जाएंगे। आप अपना दुख, आप अगर भावुक हैं तो हो सकता है कि आप किनारे जाके आंसू भी पोंछने लगे,
और अपने पर्स से 5 रुपए निकाल कर उसे दे दें कि सुनो इसको भी खिला दो, इसको भी खिला दो। और हो सके तो आप पीछे मुड़ के जाएं और अपनी मम्मी से कहें कि मम्मी अगर आपके पास कोई साड़ी हो तो इस स्त्री को दे दीजिए, और अगर मेरे कुछ कपड़े अच्छे हों तो इस छोटे बच्चे को और इसको दे दीजिए, कम से कम इस ठंड के दिन में इन लोगों का काम तो चलेगा। वो क्या है? वह है करुण रस। आपके भीतर करुणा जाग गई, रोने लगे आप। आपने आंसू नहीं दिखाया लेकिन आप रोने लग गए। अब आप साइकिल में जा रहे हैं स्कूल और सोच रहे हैं कि मनुष्य की ये स्थिति क्यों हो जाती है। ठीक है, आप स्कूल पहुंचे, है ना, वहां पर आपका मन थोड़ा सा बदला। ठीक है, बहुत आपको अच्छा लगा। स्कूल में प्रवेश करते ही बहादुर भैया आपको सामने दिखे, और फिर जैसे ही आप आगे गए आपका एक दोस्त दिखा जो अजीब सा बाल वाल कटवा के आया हुआ है और आपके सामने खड़ा हो गया, देखो मैं कैसा लग रहा हूं। और आप उसको देख के कैसे दिख रहा हो यार तुम, हंसने लगे आप अपनी हंसी रोक नहीं पाए क्योंकि वो अजीब तरह का कार्टून लग रहा है। वो अजीब अजीब बाल वाल नहीं कटवाते हैं जो, तो वैसा आपके सामने अगर वो प्रस्तुत हो गया तो आप हंसने लगे। तो उस समय आपकी अनुभूतियों से जो भावनाएं निकल रही हैं वो हंसने की है। तो वहां पर कौन सा रस हो गया? हास्य रस हो गया। ठीक है, अब आप असेंबली में गए, वहां पर आपकी जो प्रधानाचार्य हैं वो एक देशभक्ति से भरा हुआ भाषण दे रही हैं। 15 अगस्त आने ही वाला है और आपको उसकी तैयारी करनी है। आपके भीतर उस भाषण को सुन करके एकदम रोमांच का अनुभव होने लगा आपको। ठीक है, एकदम आप गदगद हो गए, देख रहे हैं। तो यहां पर आप वीरता से भर जाएंगे, एकदम आपके भीतर आप तो एक वीरता की भावना से भर जाएंगे, देशभक्ति की भावना से भर जाएंगे। अब कोई भी दुश्मन सामने आएगा मार के रख देंगे उसको एकदम से। वीर रस, है ना। अब आप आवेश में आ गए, एकदम से मार दूंगा, काट दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मैं बहुत बलशाली हूं, ये वो। वीर रौद्र, वीर रौद्र, वीर रौद्र, इसके बीच में आप घूमने लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अचानक क्या हुआ, आप छुट्टी हुई, आप घर से निकले, आप घर आए, टीवी में एक हॉरर शो देखने लगे, और आप कुछ माँ आपको नाश्ता करने के लिए दी, और आप हॉरर शो में देख रहे हैं कि एक बहुत बियाबान जंगल है, उस जंगल से अजीब अजीब ही आवाज़ें आ रही हैं, है ना, और भूत वूत की आवाज़ें आ रही हैं, वाव वाव करते हुए, जो अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। और आप कुछ खा रहे हैं, पता चला आप मुंह में डालने के बजाय कान में ले गए, नहीं मुंह में, फिर यहाँ ले, नहीं मुंह में, आप खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं, और डर भी रहे हैं ऐसे करके, अरे बाप रे। आप फिर उसी समय लाइट गोल हो गई तो आप जोर से चिल्लाएंगे, मम्मी। ठीक है, क्या है वो जो भय आपके भीतर जो उत्पन्न हुआ वह है भयानक रस, भयानक, बहुत भयानक। ठीक है, अचानक आप सोने गए और आपके चेहरे से, आपके कमरे से कुछ अजीब सी स्मेल आई। मम्मी, लगता है कल तुमने चूहे वाली दवाई डाली थी क्या? हाँ डाली तो थी। कोई चूहा मर गया है। आपने देखा एक चूहा है, छत विक्षत सा पड़ा हुआ है, आपको घिन आने लगा उसे देख के, है ना। आपने कहा मरा हुआ कोई जानवर आपने देख लिया। अक्सर आप स्कूल जाते रहते हैं तो देखते हैं कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो सड़क पे घूमने वाले कुत्ते हैं वो घायल हो जाते हैं बेचारे। ड्राइवर लोग बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, उनको ठोकर मार देते हैं और कभी कभी वे मर जाते हैं। उन्हें आप देखते हैं तो आपका मन विचलित हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ जो रस उत्पन्न है वह घृणा के रूप में उत्पन्न होता है, उसे हम जुगुप्सा कहते हैं, उसके स्थायी भाव को, है ना। विभत्स दृश्य, है ना। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अचानक बजबजाती हुई नाली देख ली, आपका मन भिनक गया, आपको अब खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। वह घृणा क्या है? वही है जुगुप्सा, है ना, वही है विभत्स। विभत्स मतलब बहुत ही घृणा पैदा करने वाला दृश्य। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए कि आपका मन जो है पढ़ाई वढ़ाई में बहुत
अब लग नहीं रहा है, आपको थोड़ी शांति चाहिए, मानसिक शांति चाहिए। आपकी मम्मी और पापा जो हैं दोनों जन देखे कि बच्चे का मन लग नहीं रहा है, मम्मी धीरे से पापा को बोली चलो मंदिर चलते हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ी शांति मिलेगी। आप लोग सब मंदिर चले गए, खूब अगरबत्ती जला रहे हैं, ओम ट्याऊ याऊ बज रहा है, तानपुरे की ध्वनि बज रही है, आपका मन एकदम शांत हो रहा है, एकदम चुपचाप लगता है बैठ जाएं। ओह बहुत अच्छा लग रहा है, कितना शांत लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या है? ये शांत रस है। क्या है? शांत रस है। ठीक है बच्चों, जब आपको बहुत शांति की अनुभूति होने लगी, अब मान लीजिए कि आप घर गए और आपका जो छोटा सा भाई है, एकदम छोटा सा प्यारा सा, उसको आपने गोदी में उठा लिया और पापा भी उसको गोदी में उठा लिए, मम्मी भी, और वो रोने लगा मेरे को क्यों नहीं ले गए, दीदी को ले गए, खाली भैया को ले गए, तो पापा मम्मी उसको लगे अब लाड़ प्यार से मनाने। तो उस छोटे बच्चे और पापा मम्मी के बीच में जो प्रेम आया, उसने जो आप पर असर डाला, वह कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों 9 रस तो महत्वपूर्ण माने गए, विद्वानों ने 2 रसों को बाद में और जोड़ दिया, और वे रस हुए वात्सल्य और भक्ति। पहले भक्ति रस श्रृंगार का ही एक हिस्सा हुआ करता था कि जब भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है तो वह श्रृंगार का ही हिस्सा है, जैसे मीरा का कृष्ण से प्रेम। लेकिन बाद में कवियों ने कहा कि नहीं, भक्ति एकदम अलग मामला है, तो उसे एक भक्ति रस के रूप में स्थापित किया। तो रसों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। कितनी हो गई? 11 हो गई। तो आज जो माने हुए रस हैं वो 11 प्रकार के हैं, और उसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देखिए। श्रृंगार रस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वीर रस, शांत रस जब आप मंदिर चले गए थे, रौद्र रस और वीर रस जब आप देशभक्ति की बातें सुन रहे थे, भयानक रस जब आप हॉरर फिल्म देख रहे थे, अद्भुत, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया ना। क्या हुआ कि माता यशोदा जब कृष्ण जी मिट्टी खा रहे थे तो कृष्ण जी को डांटती हैं, अरे कन्हैया क्या कर रहे हो तुम, मुंह खोलो, मिट्टी खाए हो क्या? तो कन्हैया जब अपना मुंह खोलते हैं तो मुंह के भीतर पूरी पृथ्वी दिखाई देने लगती है। माँ कहती है अरे बाप रे, ये क्या दिख रहा है ना, यही है अद्भुत, मिरेकल। ठीक, करुण जब आप उस भिखारी महिला को देखते हैं और रोने लगते हैं, हास्य जब आप अपने वो अजीब अजीब बाल वाले दोस्त को देखते हैं और हंसने लगते हैं, विभत्स चूहा मरा हुआ। वात्सल्य और भक्ति, वात्सल्य छोटे बच्चे को जब आपके पापा गोदी में लेकर खिलाने लगते हैं, और भक्ति जब आप भगवान की पूजा करने लगते हैं। तो ये 9 रस और 2 और 11 रस। ठीक है बच्चों, तो 11 रसों की हमने पहचान कर ली। अब जो हमारी अगली कक्षा है उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो रस है वो मनुष्य पर किस तरह से स्थायी भाव डालते हैं, स्थायी प्रभाव डालते हैं। ठीक है, घड़ी कह रही है कि बस अब आपका समय और नहीं लिया जा सकता, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे। क्या सर 45 मिनट से भी ज्यादा आप समय ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगले पीरियड में मिलेंगे।